हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 768 को। कंप्यूटर रीजनिंग के क्वेश्चन हम इन वीडियोस के अंदर सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी। आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन था वह भाषा जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम बिना समझ सकता है। अब हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कंप्यूटर जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए। आपके बेसिक अगर क्लियर हैं, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। मशीन भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसे आपका जो कंप्यूटर होता है उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसलेटर का मतलब आपको बस ये चीज़ समझना है यहाँ पे कि कुछ देखिए, हमें सिंपल सी बात यह है कि यार जो कंप्यूटर होता है ना वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है और इसी को बोला जाता है हमारी मशीनी भाषा। ठीक, अब जो भाषा ऑलरेडी मशीनी भाषा है तो उसको कन्वर्जन करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जैसे हम असेंबली लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं या फिर हम इंटरप्रेटर की जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास जो असेंबली भाषा होती है उसको निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा पास असेंबलर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो होता है आपके पास असेंबलर। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कंप्यूटर को हमें 0 और 1 की लैंग्वेज समझानी पड़ती है। तो ऐसी जो भाषा जिनमें हमें 0 1 की लैंग्वेज ऑलरेडी जिसके पास है तो भाई उसको समझाने की क्या ज़रूरत, इसलिए मशीनी भाषा जिसे कंप्यूटर ऑलरेडी समझ सकता है तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और इसलिए यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, प्रिंटर वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, या हमें कह सकता हूँ प्रिंटर्स जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रिंटर्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया और एक ये डीजी व्हीलर प्रिंटर जो हो गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपने देखा होगा, जो रेलवे में आपके पास जो टिकट्स होती है ना, डॉट की फॉर्म में बेसिकली उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने 8 लिखा तो ये कुछ 8 इस लैंग्वेज ऐसे कुछ लिखा होगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जो प्रिंटर्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली हम इन्हें नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें जो आपकी इंक होती है ना, मतलब जो स्याही होती है वो रिबन पे जाके लगती है। ठीक है, आप पुराने ज़माने के अगर आपने प्रिंटर देखे होंगे तो उसमें आपके पास क्या होता है, एक रिबन होता था और जब आप उसमें क्या करते थे, जैसे उसमें जो भी स्टिक बोलूँगा मैं उसे, या उसमें जो भी ABCD वगैरह जो लिखी हुई होती थी तो वो क्या करता था, रिबन में जाके हिट करता था और उससे आपका पेज में लिखा जाता था। तो ये इस टाइप के जो प्रिंटर्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी डेस्कटॉप की छपाई के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपके पास लेज़र प्रिंटर को। ठीक है, लेज़र प्रिंटर, यहाँ पे एक लेज़र बीम बेसिकली होती है और इस लेज़र बीम की हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंटिंग बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक आपके पास एक थर्मल प्रिंटिंग भी होती है। थर्मल प्रिंटिंग में भी सिंपल सी बात है, थर्मल से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पे हीट का हम बेसिकली यूज़ करते हैं और हीट के यूज़ करने से आपका क्या होता है, सिंपली आपका प्रिंटिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे पूछा गया कि भैया CPU का आपके पास यहाँ पे कार्य क्या है। अब CPU को यहाँ पे काम क्या हो सकता है? CPU का काम क्या है? देखिए, CPU बेसिकली जो बनता है आपको पता होगा, उसमें आपके पास एक कंट्रोल यूनिट होती है ऐसे, एक यहाँ पे आपके पास आता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे बोला जाता है, एक यहाँ पे आपके पास क्या आता है, एक मेमोरी आती है। ठीक है, और इन सबको कंप्लीट को जो मिला के बनता है वो बनता है आपके पास क्या, CPU। ये पूरा CPU है और यहाँ पे आप एक इनपुट दे दोगे किसे, कंट्रोल यूनिट में, और एक यहाँ से मिलेगा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल करने का। भैया कोई अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, 1+1 करना है, 1+2 करना है, या मैथमेटिक्स ऑपरेशन करना है तो यहाँ से पहुँच जाता है ALU में, और अगर कोई चीज़ को सेव करना है तो पहुँच जाता है मेमोरी के अंदर, है ना। और आउटपुट क्या दिखाएगा, हमें आउटपुट शो करता है। जैसे हमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में अगर 1+1 करना है तो 2 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें आउटपुट जो भी आपके कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन होती है वहाँ पे हमें आउटपुट दिख जाता है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट युक्ति को नियंत्रण करता है CPU। बिल्कुल सही बात है, मैंने आगे जैसे बताया ये पूरा जो एक सिस्टम है ये भैया CPU है ना, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है, मैंने बताया मेमोरी होती है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, बिल्कुल सही बात है, ये यही काम करता है, इसलिए ये सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लू सॉल्वर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये नाल ने बनाया था, NAL, ये है नाल। ये नाल की फुल फॉर्म क्या होती है? ये नाल की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल, इसको थोड़ा सा पूरा लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, लैबोरेटरीज। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो नाल है ये नाल 1986 में, ठीक, इस नाल ने बेसिकली क्या बनाया था, एक
हमारे पास मैं कहूँगा एक CFDAE, आप चाहो तो इसको पूरा देख लीजिएगा, एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए बेसिकली फ्लो सॉल्वर पहले बनाया गया था। और किसने बनाया था आपके पास, ये नाल ने बनाया था, NAL, इसे ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु का बनाया था ये 1986। बस आपको ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तीसरी बात एक आपके पास आती है अनुपम सीरीज। देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, अनुपम सीरीज। अब ये जो अनुपम सीरीज है ये किसके लिए थी भैया, ये आपके पास थी सुपर कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर, है ना। अब ये अनुपम जो सीरीज है ये आपका किसने किया था, ये मुंबई बनाया था, किसने, बार्क ने। अब क्वेश्चन कभी पूछ लेगा, जैसे अभी यहाँ पे पूछा है कि जो फ्लो सॉल्वर है वो किसने विकसित किया था, नाल ने। इसी टाइप से अनुपम जो सीरीज़ है सुपर कंप्यूटर वो किसने आपका विकसित किया था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपके पास बार्क आ जाएगा, ठीक है। फिर अनुपम सीरीज, और इसके बाद एक और जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, परम सीरीज। ये है परम सीरीज। ये परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर थे, आपको जैसे पता होगा जो हमारे पास परम 8000 है, ये वाला है ना, ये कब बनाया गया था, 1991 में। तो जो ये परम सीरीज है ये किसने स्टार्ट की थी, ये पूछा जाता है, तो ये आपके पास CDAC पुणे ने। तो आपके पास मैंने 3 चीज़ें बता दी है। देखिए CDAC पुणे ने परम सीरीज स्टार्ट की थी, सुपर कंप्यूटर है। बार्ग मुंबई ने अनुपम सीरीज स्टार्ट की थी, सुपर कंप्यूटर है। कब किया था, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। MS एक्सेस क्या है, अब ये अगर आपने पहला क्वेश्चन इससे पहले अगर प्रैक्टिस से दिया है तो वहाँ पे मैंने MS एक्सेस के बारे में आपको बताया था। ये आपके पास एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है। इसके अलावा हमने ऑरेकल के बारे में बात की थी, ऑरेकल के बारे में, MySQL के बारे में यहाँ पे बात की थी। ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेटाबेस प्रोग्राम क्या होता है, एक ऐसे प्रोग्राम जो डेटाबेस को क्या करेगा, मैं कह सकता हूँ मैनेज करने का बेसिकली काम करता है। डेटाबेस क्या होता है, मैनेज करने का काम करता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका कंप्यूटर का कंप्लीट डेटा या जो पर्टिकुलर इंटरनेट पे जो भी आपका डेटा होता है, जो स्टोर जहाँ पे रहता है उसको डेटाबेस बोला जाता है ना। अगर आपको कंप्यूटर में कहीं पे सिंपल सी बात है, अगर ताजमहल आपको ढूंढना है तो ये ताजमहल ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेव है, क्योंकि आपको डायरेक्टली जैसे इंटरनेट पर जाते हो ताजमहल ढूंढोगे तो आपको मिल जाता है इजीली। तो ये कहीं ना कहीं सेव है ना, तो कहाँ सेव है, ये कहीं डेटाबेस में सेव है। तो उसी डेटाबेस को मैनेज करने का जो काम होता है वो होता है डेटाबेस प्रोग्राम होगा, है ना। और इसमें एक MS एक्सेस आपके पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। बाकी स्प्रेडशीट तो ये सिंपल आपका एक्सेल जैसा है। किसी भी चीज़ को अगर आपको मैनेज करना है डेटा को, उसके लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं, स्प्रेड प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम तो आपको पता ही होगा, वर्ड फाइल के अंदर आता है, PPT वगैरह जहाँ बनाते हैं वहाँ पर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आता है। अब यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि एक घड़ी घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है, अब देखिए अगर आपने घड़ी अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए घंटे की सुई पहले आपको पता होनी चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि जो एक घंटे की सुई होती है, कोई भी घंटे की सुई, वो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इतनी बात तो सभी को क्लियर होनी चाहिए। जब एक घड़ी की सुई या वो घंटे वाली सुई एक घंटे में आपका 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, एक घंटा मतलब मैं 60 मिनट कह सकता हूँ इसको, 60 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू मैं 30 डिग्री कह सकता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि भैया 1 मिनट जो इक्वल होगा वो आपके पास कितने के इक्वल होना चाहिए, 1/2 डिग्री के इक्वल यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो भैया आपको फिर थोड़ा मैथ्स समझनी पड़ेगी। 60 मिनट 30 डिग्री मतलब 1 मिनट में, इसको आपको समझना है कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई होती है ना वो आधा डिग्री घूमती है, यह है इसका मतलब। अब जब घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यार 36 मिनट में आपका ये 18 डिग्री घूम जाएगी। घंटे वाली सुई, याद रखिएगा घंटे वाली सुई की मैं बात कर रहा हूँ, जो घंटे वाली सुई होगी वो 36 मिनट में 18 डिग्री घूम जाएगी। तो अब आपको मुझे बताना है कि जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का एंगल बनाती। कैसे बनाती, क्यों बनाती, इसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, है ना। ये कंप्लीट चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आपको पता है यार कि 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 36 मिनट में कितना बना देगी, क्योंकि मुझे तो मिनट की सुई चाहिए। जो 36 × 6 कर लो इसे, तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 6 6 × 36, 6 × 18 और 3 21 216, यानी यहाँ पे 216 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है ना तो थोड़ा सा आपको क्लॉक वगैरह देखनी पड़ेंगी, क्लॉक वगैरह समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं एग्जाम का लेवल बढ़ता चला जा रहा है दिन पर दिन, तो आपको थोड़ा सा डीप जाके चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण के लिए बहुत आसान सा है। दर्पण के लिए हमेशा जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट का आपका राइट बन जाता है ना। ये दो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। लेकिन इस केस में आप ध्यान देंगे कि जो दर्पण है ना वो यहाँ नीचे लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। तो जब भी नीचे लगा हुआ होता है दर्पण में, अगर आपका जो ये वाला हिस्सा है ना ये दर्पण से हमेशा दूर हो जाएगा, मतलब ये जो है ये इधर चला जाएगा, नहीं दूर नहीं कहूँगा मैं, जो दर्पण के पास में है वो दर्पण के पास में ही रहने वाला है और जो दूर है वो दूर ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए है वो ए कुछ ऐसे दिखने वाला है, एल आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब दर्पण ऐसे बने ना तो फिर आपकी इमेज कुछ ऐसे बनने वाली है। बाकी जब भी हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो वाटर इमेज में आपका जो टॉप होता है वो टॉप आपका बॉटम चला जाता है और जो बॉटम होता है वो आपके पास टॉप में चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। कभी कभार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आप यूनियन या फिर कुछ इस टाइप से आप इसको बना के कर सकते थे, इस टाइप से बना के, इस टाइप से बना के, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर चलना चाहो तो आप थोड़ा सिंपल सा तरीके से इसे कर सकते हो। मैं कह दूँ यार कैट, बिल्ली, बिल्ली आप सभी लोग जानते हैं, बिल्ली यहाँ पे 14 है ना। देखो यहाँ है ना, टोटल कितने 26 छात्र हैं, टोटल लिख लो यहाँ पे, टोटल कितने बच्चे यहाँ पे, टोटल है यहाँ पे 26 बच्चे। बिल्ली 14 छात्रों के पास जो है बिल्लियाँ हैं यानी कैट 14 हैं। 10 छात्रों के पास आपके डॉग हैं यानी मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे। डॉग कितने बच्चों के पास हैं, 10 बच्चों के पास हैं। 5 छात्रों के पास यहाँ पे तोते हैं तो मतलब पैरेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो पैरेट हैं वो कितने बच्चों के पास है, 5 बच्चों के पास है। 4 छात्रों के पास बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं यानी कैट प्लस डॉग। कैट प्लस डॉग कितने लोगों के बच्चों के पास है, 4 बच्चों के पास है। इसी टाइप से आपके पास पैरेट प्लस डॉग, यहाँ पे कहीं पैरेट है देखिएगा। कुत्ता और तोता दोनों हैं, कितने बच्चों के पास, 1 बच्चे के पास। तो पैरेट प्लस डॉग आपके पास 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पैरेट प्लस यहाँ पे कैट आपके पास 3 तोते और बिल्लियाँ दोनों के पास है यानी पैरेट प्लस कैट जो दोनों के पास हैं वो कितने बच्चे, 3 बच्चे, बस हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको ये करना है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर ये निकालना है कि केवल कैट ही कैट किसके पास है यानी बिल्लियाँ कितनों बच्चों के पास है, तो उसके लिए आपको सिंपल से एक तरीका करना है, लिख दो कैट। कैट टोटल नंबर ऑफ कितने, कैट के 14, और इस 14 में से आपको जितनों के पास भी कैट है ना उनको ऐड कर लो। जैसे 4 यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, एक 4 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है यानी 7 आ जाएगा। तो 14 - 7 आप कर लो तो यहाँ पे मिलेगा 7 यानी 7 बच्चे ऐसे होंगे जिसके पास केवल बिल्ली ही बिल्ली होगी। सेम आपको डॉग के लिए भी निकालना है। डॉग 10 बच्चों के पास था, इसमें से उन्हें माइनस कर दीजिए जो दोनों के पास हैं। देखिए 4 यहाँ पे थे, 1 यहाँ पे था, 4 और 1 5, तो 5 यहाँ से माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो सेकेंडरी हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। पैरेट के केस में भी आप ऐसे कर लीजिए। तोते, पैरेट यहाँ पे कितने थे आपके पास, 5 थे, तो 5 में माइनस कर लीजिए पैरेट को। देखिए पैरेट यहाँ पे कितने थे, 3, और एक पैरेट यहाँ पे 3 और +1 कर लीजिए, इससे 4 मिल जाएगा। 5 - 4 आप 1 कर लीजिए, आपको कुछ ये मिल गया है। ठीक है, मतलब कैट, डॉग, पैरेट, सिंगल आपको ये सारी चीज़ें अब आपके पास मिल चुकी हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको हमें ये निकालना था कि जिनके पास तीनों हो या ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें वो निकालना है जिनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल हैं 26। 26 में से इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि यार 7 बच्चे ऐसे जिनके पास कैट है, 5 ऐसे जिनके पास डॉग है, 1 ऐसा है जिनके पास पैरेट है, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल इनका कितना आने वाला है, 13। मतलब 13 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक चीज़ है। उसके अलावा देखिए 4, 1 5 और 3 8, यानी टोटल 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ 2 चीज़ें हैं, जिनके पास पैरेट भी है, कैट भी है, डॉग भी है, इस टाइप से। टोटल कितने, 8। तो देखिए मतलब 13 ये लोग हैं, 8 ये लोग हैं, 13 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। यानी 26 में से 21 आपको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 21 लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं या फिर एक चीज़ है। हमें ये निकालना था जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो 26 में से मुझे वो माइनस करना पड़ेगा जिनके पास कुछ थे, और यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलने वाला, 5 मिलने वाला है। तो आप इसको 5 कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास तरीका ये रहता है। एक तरीका चाहो तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो, A यूनियन B यूनियन C, या इसको इंटरसेक्शन लगाना, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है ना किसी के पास, या इससे ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, ये वाला हम नहीं जाएंगे। कभी भी एग्जाम में अगर आता है, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैं पहले भी क्वेश्चनों को ऐसे ही करवाया। ठीक है, तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 94 की तरफ। अब ये जो 94 क्वेश्चन है, अगर अगेन मैं वही कहूँगा, आप पहले से जुड़े हुए हैं तो शायद मैं इन क्वेश्चनों को ऐसा कुछ करता हूँ कि अगर आदमी एक पूरब की ओर चल रहा है, ठीक है, पूरब की ओर चल रहा है 15 किलोमीटर, तो भैया 15 ईस्ट कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा ना, मतलब देखो पहले आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, फिर दाएं मुड़ा मतलब नीचे मुड़ा, और कितना चला, ये 20 किलोमीटर चला। तो 20 किलोमीटर मतलब नीचे जा रहा है, तो मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इससे साउथ करना पड़ेगा। इसके बाद अगेन वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब देखो अगर आदमी नीचे आ रहा है तो फिर हम इसे किस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, इस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, मतलब फिर से ईस्ट की तरफ जा रहा होगा, और 30 किलोमीटर चलता है, यानी मुझे अगेन प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 ईस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ने का मतलब अगेन नीचे मुड़ेगा, और यहाँ पे हमें 40 किलोमीटर चलना है, यानी -40 आपको करना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में। हमेशा ऐड करना पड़ेगा, 30 + 15 आपको मिलेगा यहाँ पे 45 है ना, और माइनस का ये हो जाएगा 60, यानी 60 साउथ। ठीक है, तो अभी मैं इसको ईस्ट नहीं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट है और यहाँ पे ये साउथ है।
अब देखिए मैंने हमेशा एक चीज़ कही है भैया, ईस्ट और जो वेस्ट होता है, देखो ईस्ट और वेस्ट हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, या फिर मैं कहूँगा नॉर्थ और साउथ के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कभी कनेक्शन नहीं बनता, वेस्ट और साउथ के बीच में कभी कनेक्शन नहीं बनता, तो यहाँ पे भी कोई कनेक्शन नहीं बनने वाला। इसलिए अब सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप करो इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और फिर देखो कि यहाँ पे किसका स्क्वायर वो बनना है। जैसे मैं सिंपल से एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे समझ में आ रहा है। देखो अगर आप 45 का कोई भी स्क्वायर करते हैं, देखो अगर आपको यूनिटी रूल आता है ना, देखो 45 मल्टीप्लाई 45 करोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हारे पास यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगी वो 5 आने वाला है। यानी जो आपके पास इकाई संख्या होगी वो 5 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? 5 पंजे 25 करोगे, 5 चौको 20 करोगे, 20 और 2 22 करोगे, कुछ इस टाइप से। 4 पंजे 20 करोगे, यहाँ पे 4 चौको 16, 17, 18 ऐसा कुछ करोगे, तो मतलब यूनिट डिजिट आपकी 8 आने वाली है। इसको चेक कर लेना, शायद ऐसा ना हो कि मैंने कहीं पे कुछ चीज़ गलत कर दी हो। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपके पास 5 आने वाली है। और यहाँ पे अगर 60 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 3600। यानी अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यूनिट डिजिट कोई भी हो आपको 5 ही मिलने वाली है। अब यूनिट डिजिट क्योंकि 5 आ रही, तो मुझे ये चेक करना है इनमें से एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट कम से कम 5 तो आ रहा हो। देखो 50 करोगे तो 50 का यूनिट डिजिट आपके पास स्क्वायर करो ना, 50 का स्क्वायर करोगे तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा, तो मतलब 5 नहीं आ रहा है। 100 का करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 80 का करोगे तो 0 ही आएगा। केवल एक मेरे पास 75 भी ऐसा आएगा जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 75। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। अब मैं आपको बता दूँ कि जिसको समझ नहीं आया उसको क्या करना है, उसको ये करना है कि देखो 45 का स्क्वायर कर लो प्लस 60 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेना, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, मतलब इनका कोई वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा वो यहाँ पे जिसका स्क्वायर होता है वही उसका आंसर होगा, और वो जो इसका वैल्यू आएगा एडिशन करने के बाद वो 75 का स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जब जब आपको ना ऐसी चीज़ों में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर लोगे, बाकी नहीं तो उसको बनाते रहो ऐसा जैसे बनाएंगे उसको तो बहुत लंबा, पता नहीं कौन के हिसाब से ये बनने वाला है। तो देखिए यार, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, तो आप लोग इस मैथड से इसको कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो बिल्कुल जिनको चीज़ें आती हैं, जो बिगनर है भाई उनके लिए तो ये मैथड नहीं है, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप अपने लेवल पर आराम से इसे कर सकते हैं। चलिए 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको देखना था कि असंगत कौन है। असंगत बोले तो जो सबसे अलग है, सबसे अलग आपको वैसे ही दिख रहा है। देखो यार यहाँ पे एक प्लस का साइन है, देखो ये वाला साइन है ना प्लस, यहाँ पे देखो ये भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी देखो ये भी प्लस का साइन है। यहाँ देखना ये ऐसे आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का, तो ये वाला सबसे अलग हो जाता है। बाकी अगर ये देखोगे ना आप, ये वाला ये लगभग सेम है, तो ये सबसे अलग दिख रहा है। आंसर हो गया। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगी। अब देखिए जैसे जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो देख लेना यार कि देखिए जब आप क्वेश्चन करते रहते हो ना तो आपको दिमाग में चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे सिंपल सी बात है यार 27 या क्या स्क्वायर बन रहा है, हाँ स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि नंबर जब बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन से चीज़ें हो जाती हैं। अगर नंबर आपको कहीं छोटे लगे तो समझ जाओ कहीं डिवाइड हो रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है इन दोनों को ऐड करके तीसरा नंबर मिल जाता है। खैर अभी के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 का क्यूब ये बनना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16 हो जाता है। सेम एज यहाँ पे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लो ना, तो 6 का स्क्वायर आपके पास 36 हो जाता है, तो 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 आदिल ने कहा कि वह औरत मेरे भतीजे की पिता की। देखिए आदिल ने कहा ना, कौन कह रहा है? आदिल कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? वह औरत मेरे भतीजे। किसके भतीजे? आदिल के भतीजे। तो भाई आदिल को बना दो ना, भाई ये है आदिल, है ना, ये आदिल हो गया यहाँ पे, तो ये आदिल है, हमारा लड़का है, इसको ऐसा बना दो। आदिल क्या कह रहा है कि वह मेरे भतीजे, मेरे भतीजे मतलब कि यार आदिल का यहाँ पे कोई भाई होगा ऐसा, है ना, आदिल का कोई भाई है और यहाँ पे ये भतीजा है, मतलब भाई का कोई ये बेटा होगा, ये भाई का बेटा होगा, सीधी सी बात है, तभी तो भतीजा हुआ। तो वह औरत, अब ये कोई औरत है, इस औरत की बात हो रही है, वो औरत जो है मेरे भतीजे के पिता की माँ, तो इसका जो भतीजा ये है, इसका पिता ये हो गया आदिल का भाई, और इसकी माँ मतलब भाई की माँ, ये यहाँ पे आ गई माँ की इकलौती बहू। देखो आदिल के भतीजे के पिताजी की माँ की इकलौती बहू, मतलब भाई इसके भाई का यहाँ पे ये जो औरत है, ये औरत है, ये वाली, ये क्या बोल रहा है? इकलौती बहू है। तो यार आदिल के भाई की बीवी हो गई है ना, बात समझ में आ रही है? तो अब आपको बताना है कि जो औरत है वो आदिल से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये तो नीचे लड़का हो गया, ये आदिल है और ये औरत है, तो ये आपके पास जो औरत है वो उसके भाई की वाइफ है, उसकी पत्नी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका भाभी का रिश्ता हो जाता है। 98 निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो आप ध्यान रखेंगे यार, गंगटोक हो गया, पटना हो गया, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, पटना बिहार की हो गया, आगरा में कोई भी राजधानी नहीं आती है। ठीक है, तो ये सबसे अलग आपके पास हो जाता है। 99 दिए गए अवयवों को पूरा करने वाली आकृति। अब देखिए जब भी ये आकृति आए, आप एक चीज़ ध्यान देंगे ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, या तो ऐसे चलो या तो ऐसे चलो। अगर आप ऐसे चलोगे, आप देखोगे यार गोला आया, ये भी आ गया, एक इस
क्या बोलते हैं, षष्ठभुज, ठीक है ना, हेक्सागोनल जिसे मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा अगेन त्रिभुज आ गया, हेक्सागोनल आ गया, एक सर्कल आ गया। इस वाले में ध्यान देना, इस वाले में अभी तक हेक्सागोनल आ गया यानी 6 साइड वाला आ गया, आपके पास सर्कल आ गया, आपके पास ये वाला नहीं आया अभी, ये वाला। इसका मतलब श्योर शॉट है यहाँ पे एक ये तो आना ही आना है। इसका मतलब आपके पास ये आंसर तो गायब हो गया। अब आपके पास 2 चीज़ें बचती हैं, अब इसमें 3 चीज़ें आ गई। अब इसका मतलब आपको कुछ और नई चीज़ देखनी पड़ेगी। अब आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। एक चीज़ आपको क्या देखनी है, आपको ये चीज़ ये देखनी है कि यार आपके पास देखिए, जैसे यहाँ पे एक ये ऊपर की तरफ आ गया है ना, तो क्या यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ है? जी नहीं। देखिए एक ये नीचे की तरफ आ गया, इस वाले में देखिए एक ऊपर की तरफ है, देखिए पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे भी है, क्या एक ऐसा है? हाँ एक ऐसा भी है। देखिए एक ये नीचे की तरफ है, हाँ बिल्कुल एक नीचे की तरफ है। सेम यहाँ पे भी चेक कर लीजिए ना, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो भैया एक नीचे वाला आना चाहिए ना। तो वैसे इसको इस टाइप से भी आप देख सकते थे, मतलब ये वाला नहीं है इसमें, ये वाला। इसका मतलब मेरे पास केवल ये वाला आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्तर आकृति होगी ये वाली, जो डी होगा यहाँ पे ये आंसर बन जाता है। तो आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। मुझे थोड़ा सा समय लगता है आपको समझाने में, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ पाएँ, अप्रोच समझ पाएँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे देखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसका बहुत तरीका सिंपल है। देखो इसने क्या बोला, भैया जो टूर है बोला, वो टूर को बोला हमने ये लिख दिया, क्लियर को बोला हमने ये लिख दिया, बताओ भैया इसको क्या लिखोगे। अब इसको क्या लिखना है, जब जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तब तक सिंपल तरीका एक ही होता है कि आपको डायरेक्टली वही नंबर लिख देने जो ऊपर ऑलरेडी है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जैसे आर को यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो आर को क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना। इसी टाइप से आप क्या ध्यान देंगे, और देखिए जैसे ई को यहाँ पे क्या लिखा गया, ई को यहाँ पे 7 लिखा गया, यहाँ पे देखो ई को क्या लिखा गया, ई को यहाँ पे क्या लिखा गया, 7 लिखा गया। इसका मतलब जैसे अल्फ़ाबेट हैं जिस नंबर पे, उसी नंबर पे लिखा गया है। यहाँ पे पूछा गया 5वां अक्षर किस प्रकार से होगा। 5वां अक्षर बोले तो 1 2 3 4 5, ये 5वां अक्षर है ना। ये 5वां अक्षर किस टाइप से होने वाला है भैया, जो 5वां अक्षर होगा, यहाँ देख लो ना, कहीं पी है लिखा हुआ, कहीं पी है, कहीं भी नहीं है पी, पी है कहीं नहीं है, हाँ ये है ना। तो देखो पी पे कौन सा नंबर आ रहा है, पी पे आ रहा है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगी उसको निरूपित किया जाएगा, वो 0 से किया जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप इसको इजीली कर सकते थे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको थोड़ा सा अप्रोच समझनी है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको चीज़ें पहले से आनी चाहिए। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो जो है डेफिनेटली इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चीज़ें कर सकता है। बाकी अपना लेवल बढ़ाइए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। एग्जाम का पैटर्न जो है डे बाई डे थोड़ा चेंज होता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आपको भी चीज़ें थोड़ा सा अपने को एडवांस बनाने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।